एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Saqib Khan, your English lecturer. Dear students, how are you all? I hope you are doing good. Today we are going to conduct our lecture number 63. In our previous lecture, in lecture number 62, we were trying to understand past perfect tense. We discussed the introduction of the past perfect tense. We learned about the two events which took place in the past, and we learned how to differentiate event number one, which took place a little earlier than the event number two, which took place a little later than the event number one, and we learned how to differentiate between these two events. और हमने सीखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसका कुछ पार्ट जो था वो हमारा रह गया था, उसको आज हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग टुवर्ड्स आवर टुडेज़ लेक्चर, विल स्टार्ट दिस लेक्चर फ्रॉम दी हदीस मुबारका, एंड टुडेज़ हदीस मुबारका is saying to us that it is also a charity to utter a good word. A good word is the charity. Charity हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, उर्दू में, सदक़े को और खैरात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि एक अच्छा लफ्ज़ जो है वो भी चैरिटी के, सदक़े के ज़ुमरे में आता है, वो भी सदक़े की हैसियत रखता है, उसका मुकाम सदक़े और खैरात का है। अच्छा वर्ड क्या होता है बच्चे? अच्छा वर्ड बच्चों वो वर्ड होता है जो कि किसी को सुनने के बाद अच्छा लगता है, उसमें किसी के लिए किसी इस्लाही पहलू का होना, मौजूद होना लाजमी है, किसी की उससे तरबियत होना लाजमी है, किसी की कोई गलत चीज़ जो वो करता चला आ रहा है उससे उसको ठीक करवा देना, उसको दुरुस्त करवा देना, ये उससे होना ज़रूरी है। लेकिन अल्फाज का जो चुनाव है वो हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए, वो बहुत नरम अल्फाज होने चाहिए। सख्त अल्फाज जो हैं वो हमेशा दिल के ऊपर एक बहुत गहरा असर छोड़ के जाते हैं। और अक्सर आपने अपने करीब बड़ों को, बुज़ुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि जो आपके जिस्म पे लगे हुए ज़ख़्म हैं वो बहुत जल्दी भरते हैं, लेकिन ज़ुबान की ज़रिए से जो दिल पे लगे हुए ज़ख़्म हैं वो नहीं भरते, कई साल बीत जाते हैं। तो अच्छा लफ्ज़ बोलें वो सदका है। अच्छा लफ्ज़ बोलने के बारे में ताकीद कौन फरमा रहे हैं? दुनिया के सबसे ज़्यादा परफेक्ट और माहिर और कंप्लीट शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर उनके ये अल्फाज हैं तो यकीनी तौर पे बिल्कुल ठीक है, और हमने इसके ऊपर एज़ इट इज़ ही ईमान लेके आना है। और अगर हम इन अल्फाज को अपने पल्ले बांध लें, इनके ऊपर ताहयात प्रैक्टिस करते रहें सिर्फ एक एक हदीस के ऊपर, तो फिर हमारी दुनिया और आखिरत इसकी गारंटी कामयाबी है बच्चों। इसके अंदर फिर नाकामी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम जिस तरह का गुमान अल्लाह ताला से फरमाएंगे उसी तरह का हमारे साथ होगा, गुमान करेंगे अल्लाह ताला उसी तरह हमारे साथ मामला फरमाएंगे। बरकैफ ये हदीस मुबारका जो है इसके ऊपर आपने तहे दिल से अमल करना है और दुआ करनी है कि हम सब इस हदीस पर अमल करें। अगर हम सब लोग अच्छे और गुड वर्ड्स एक दूसरे के साथ बोलने लग जाएं तो जस्ट इमेजिन करें कि आपका और मेरा ये मुआशरा किस कदर खूबसूरत हो जाएगा और हमारे इर्द गिर्द लोग कितने हंसी खुशी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताएंगे। बरकैफ जो रिमेनिंग पार्ट था हमारा वो था नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव से रिलेटेड, और इसको अभी हम लिख रहे थे। हमने इसका स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो डिफ़ाइन किया था कि सबसे पहले हम हैड को लिखते हैं, यानी कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, देन वी आर सपोज टू प्लेस सब्जेक्ट, then not, and then verbs third form which is called as past participle, and then object, and then question mark। उसकी उर्दू में हमने एक एग्जांपल लिखी थी, क्या वो मज़मून नहीं लिख चुका था? सो लेट्स डिस्कस इट विद दी वेराइटी ऑफ डिफरेंट प्रोनाउंस। अभी हम देख लेते हैं कि हमने उसको किस तरह से डील करना है। सबसे पहले हम इसको प्लूरल के साथ देखते हैं, लेकिन पहले हमें इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लेस करना पड़ेगा, यानी कि हैड। तो हैड हमने लिख लिया। अब हम हेल्पिंग वर्ब्स प्रोनाउंस लिखने जा रहे हैं जो कि सिंगुलर के हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली और अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अब हमें यहाँ पे नॉट प्लेस करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, वो हम लिखेंगे, एंड देन आर ऑब्जेक्ट, एंड देन ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क करते हैं। इनको देखते हैं किस तरह से इसका कनेक्शन जो है बिल्ड होता है।
प्लूरल को भी देखते हैं, फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो बच्चों मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। क्या वो मजमून नहीं लिख चुका था? हैड ही नॉट रिटन ऐसे। आपने देखा स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे देख लें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, फिर सब्जेक्ट की पूरी रेंज, फिर नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो हैड ही नॉट रिटन ऐसे, हैड शी नॉट रिटन ऐसे, हैड इट नॉट रिटन ऐसे, हैड अली नॉट रिटन ऐसे। इसी तरह जब हम प्लूरल में आ जाएंगे, हैड आई नॉट रिटन ऐसे, हैड वी नॉट रिटन ऐसे, हैड यू नॉट रिटन ऐसे, हैड दे नॉट रिटन ऐसे, और हैड अली एंड असलम नॉट रिटन ऐसे। तो ये सेकंड लास्ट हमारा जो था पोर्शन था सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से। इसके बाद हम डबल इंट्रोगेटिव, जिसके अंदर WH फैमिली जो है वो इंक्लूड होती है, उसको देखते हैं कि वो किस तरह से काम करती है इसके ऊपर और उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। हैड को हमने किस जगह पर यूज़ करना है और उसके बाद सब्जेक्ट को हमने किस जगह पर इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ हम उसमें देखेंगे। तो डबल इंट्रोगेटिव। सबसे पहले बच्चों इसमें हमने WH फैमिली लिखनी है। WH फैमिली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि इसमें W और H से शुरू होने वाले तमाम इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो है वो शामिल होते हैं। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब प्लेस करते हैं विच इज़ हैड इन द केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, देन सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कब वो मज़मून लिख चुका था, या वो मज़मून कब लिख चुका था, यूँ कर लेते हैं हम इसको। और अब हम इसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली इसको देखें। सबसे पहले हमने WH फैमिली लगाना था। इसमें WH फैमिली हमने आइडेंटिफाई करनी है। WH फैमिली इसमें कब, विच इज़ व्हेन, तो व्हेन। हैड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आना है एज पर स्ट्रक्चर। और इसके बाद हमारे प्रोनाउंस या सब्जेक्ट्स की रेंज सिंगुलर की, ही, शी, इट एंड अली। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे हम, रिटन, ऐसे। प्लूरल के साथ आए, वी, यू, दे। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से होगा। सबसे पहले आप देखेंगे
कब वो मजमून लिख चुका था, तो हमने सबसे पहले डिफाइन किया था कि WH फैमिली आएगी, देन उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आया व्हेन, हेल्पिंग वर्ब हैड, व्हेन हैड ही रिटन ऐसे, वो कब अपना मजमून लिख चुका था। व्हेन हैड शी रिटन ऐसे, व्हेन हैड अली रिटन ऐसे, प्लूरल के साथ भी सेम, व्हेन हैड आई रिटन ऐसे, व्हेन हैड वी रिटन ऐसे, व्हेन हैड यू रिटन ऐसे, व्हेन हैड दे रिटन ऐसे, एंड व्हेन हैड अली एंड असलम रिटन ऐसे। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है डबल इंट्रोगेटिव का। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के हवाले से जो हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से बात थी और जो हमारी सिंटेक्स के हवाले से बात थी वो कंप्लीट होती है। नाउ यू नीड टू टर्न योर पेजेस ऑन पेज नंबर 247 ऑन द नोट्स, ताकि हम पास्ट परफेक्ट टेंस की जो बुकिश डेफिनेशन है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें और उसको समझें कि ये किस तरह से होता है। तो सबसे पहले उर्दू में पहचान आपने देखनी है। उर्दू में इस टेंस की पहचान दो तरह के जुमलों से ज़ाहिर होती है। सबसे पहले इसमें बड़ी ए के साथ और या फिर बड़ी ए के बगैर। मसलन बड़ी ए के साथ है, जुमले के आखिर में आ जाता है लिया था, गया था, ली थी वगैरह। मसलन मैंने खाना खा लिया था वगैरह आता है। बड़ी ए के बगैर जुमले के आखिर में चुके थे, चुका था, चुकी थी वगैरह आता है। मसलन मैं खाना खा चुका था वगैरह। इस टेंस में अगर दो किस्म के काम इकट्ठे होते हैं, एक वो काम जो ख़त्म हो चुका होता है, दूसरा वो काम जो शुरू हुआ हो। मसलन जैसे हमने मिसाल दी थी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आई हैड रीच्ड टू द प्लेग्राउंड व्हेन द रेन स्टार्टेड। अब मैं मैदान में पहुंच चुका था, ये काम कंप्लीट हो गया जब बारिश शुरू हुई। अब बारिश यहाँ पे शुरू हुई। ये इवेंट नंबर 1 एंड इवेंट नंबर 2 की बात हो रही है। पास में ही होने वाले दोनों इवेंट्स को डिफाइन किया गया। एक काम कंप्लीट हो चुका होता है, दूसरा काम शुरू हो रहा होता है। तो ये एक और बहुत अच्छी डेफिनेशन है जिसके ज़रिए से आप इवेंट नंबर 1 एंड इवेंट नंबर 2 में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप फ़र्क पैदा कर सकते हैं। अफर्मेटिव में कहते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड और बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाकर आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर जुमलों में दो काम हो तो जो काम ख़त्म हो चुका होता है उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट के बाद हैड और थर्ड फॉर्म में वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा हिस्सा सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। इसका तर्जुमा पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, इवेंट नंबर 1, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हैड के साथ नॉट लगाते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हैड को जुमले से पहले लिखते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड्स हों तो उनको हैड से भी पहले ले आते हैं। मसलन व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, व्हिच, जिसकी मिसाल अभी तक वाइट बोर्ड पे लिखी हुई है। व्हेन हैड ही रिटन ऐसे। ना पेज नंबर 248 पे हमारे सामने एक बहुत अच्छा टेबल बनाकर इन तमाम बातों को एक्सप्लेन किया गया है कलेक्टिवली, ताकि इनमें आने वाले छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सिंपल सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर है तो वो किस तरह से होगा? आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। अगर आप इसको नेगेटिव में लेके जाते हैं तो आई हैड नॉट ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो बच्चों उसी तरह हैड को हम जुमले के शुरू में लाएंगे। हैड आई ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। वी हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। वी हैड नॉट ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। अब जो सिंपल था, जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन सिखाई थी, अगर सिंपल में लिखा हुआ है वी हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट तो ये क्या होगा? वीड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। और अगर वी हैड नॉट ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट है और इसको आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा वी हैडंट ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। और इंट्रोगेटिव में आएंगे तो ये हो जाएगा हैड वी ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। सिंगुलर फॉर्म ही शी इट के लिए ही हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, ही हैड नॉट ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, हैड ही ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। यू यानी कि सेकंड पर्सन में यू हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, यू हैड नॉट ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट और हैड यू ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। देन दे आएगा दे हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, दे हैड नॉट ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, हैड दे ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। ये सारा लिखा हुआ है, आप इसको देख के भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडीली कर रहा हूँ ताकि हम अपना टाइम जो है वो दूसरे काम में भी प्रोडक्टिवली यूज़ कर लें। She had already taken breakfast, she had not already taken breakfast और had she already taken breakfast। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज है। मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। My son had gone to school before I came home। इसमें आप देखेंगे जो पहला इवेंट है वो कंप्लीट हो चुका है और दूसरा इवेंट शुरू हो रहा है। तो लड़कियाँ पहले ही गीत गा चुकी थी। The girls had already sung songs। गाहक के आने से पहले धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था। द वॉशरमैन हैड प्रेस्ड द क्लॉथ्स, ये काम है जो पहले कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ? द कस्टमर केम, अब कस्टमर आया, ये दूसरा काम है, इवेंट नंबर 2 है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। मेरे मिलने से पहले मेरा भाई मुबारकबाद का ख़त डाक में डाल चुका था। माई ब्रदर हैड पोस्टेड द लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन बिफोर आई मेट हिम। रेफरी के सीटी बजाने से पहले टीमें मैदान में उतर चुकी थीं।
द टीम्स हैड रीच्ड द प्ले फील्ड बिफोर द रेफरी विस्टल्ड। इम्तिहान शुरू होने से पहले तमाम उम्मीदवार कमरा इम्तिहान में आ चुके थे। ऑल द कैंडिडेट्स हैड एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द पेपर बिगैन। सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। द बॉयज़ हैड प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर द सन रोज़। हमने ये खबर कल तक नहीं सुनी थी। वी हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज़ टिल यस्टरडे। अभी तक बारिश ना हुई थी। इट हैड नॉट रेन्ड येट। लोगों ने इससे पहले ऐसा अजीब जानवर ना देखा था। पीपल हैड नॉट सीन सच अ स्ट्रेंज एनिमल बिफोर। अमजद ने कल तक सबक याद नहीं किया था। अमजद हैड नॉट लर्न द लेसन टिल यस्टरडे। मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर पहले ही गौर कर चुका था। आई हैड ऑलरेडी कंसिडर्ड योर एप्लीकेशन। डाकिया दोपहर से पहले चिट्ठियाँ तकसीम कर चुका था। द पोस्ट मैन हैड डिलीवर्ड द लेटर्स बिफोर नून। इसके बाद जो नेगेटिव की एक्सरसाइज है वो हम देख लेते हैं। वो इससे पहले गाड़ी में सवार नहीं हुआ था। ही हैड नॉट बोर्डेड द ट्रेन बिफोर दिस। सैलाब आने के बाद लोग गांव छोड़कर कहाँ चले गए? वेयर हैड द पीपल गॉन फ्रॉम द विलेज आफ्टर द फ्लड केम। क्या पुलिस के पहुँचने से पहले चोर नकब लगा चुका था? हैड द थीफ ब्रोकन इनटू बिफोर द पुलिस रीच्ड। जल्जला से पहले आंधी ने छतें नहीं उड़ाई थीं। द विंड स्टॉर्म हैड नॉट फ्लोन द रूफ्स अवे बिफोर द अर्थक्वेक। मेरी तकरीर से पहले किसने तकरीर की थी? हु हैड मेड अ स्पीच बिफोर माई स्पीच। क्या तुम तारीख़ इस्लाम पहले ही पढ़ चुके थे? हैड यू ऑलरेडी स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। हमने ऐसा ख़तरनाक सांप पहले नहीं देखा था। वी हैड नॉट सीन सच अ टेरेबल स्नैक बिफोर। तुमने ऐसा हैरत अंगेज़ नज़ारा पहले नहीं देखा था। यू हैड नॉट सीन सच अ वंडरफुल सीन बिफोर। मैंने ऐसी दिलचस्प कहानी नहीं सुनी थी। आई हैड नॉट लिसन्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। उन्होंने ऐसा दिलकश नज़ारा कभी नहीं देखा था। दे हैड नेवर सीन सच एन अट्रैक्टिव साइट। क्या मोटरसाइकिल ख़रीदने से पहले वो काफ़ी रुपया बचा चुका था? हैड ही सेव्ड इनफ मनी बिफोर ही बॉट मोटर कार। ये एक मोटर कार थी। बिफोर ही बॉट कार। सूरज निकलने से पहले शिकारी जाल नहीं बिछा चुका था। द हंटर हैड नॉट स्प्रेड द नेट या हंटर हैड नॉट सेट द ट्रैप या सेट द नेट बिफोर द सन रोज। क्या रीच के पहुंचने से पहले वो दरख्त पर चढ़ चुका था? हैड ही क्लाइम्ड अप द ट्री बिफोर द बियर रीच्ड। इंस्पेक्टर के आने से पहले कोई स्कूल से बाहर नहीं गया था। नन हैड गॉन आउट ऑफ द स्कूल बिफोर द इंस्पेक्टर केम। क्या मेहमानों के आने से पहले तुम घर से जा चुके थे? हैड यू डेकोरेटेड द हाउस बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। जब मैं घर से निकला तो सूरज गुरूब नहीं हुआ था। द सन हैड नॉट सेट व्हेन आई केम आउट ऑफ द हाउस या व्हेन आई लेफ्ट द हाउस। तो ये बच्चों हमारी पूरी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज थी पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से। हमने इसको बहुत डिटेल मैनर में समझा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से इसको समझाया, टाइमलाइन पे दिखाया और उसके अलावा भी मैंने आपको इवेंट नंबर 1 और 2 उसके हवाले से बताया। फिर जब हमने बुकिश डेफिनेशन पढ़ी तो तब भी हमने सीखा कि किस तरह से दो इवेंट्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इवेंट नंबर 1 जिसको हमने पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना है वो हमेशा कंप्लीट हो चुका हुआ काम होगा, और दूसरा जो इवेंट नंबर 2 है जिसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में करना है वो हमेशा काम शुरू हुआ होगा अभी। तो ये इसके इवेंट नंबर 1 और इवेंट नंबर 2 के सीक्वेंस और ऑर्डर हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको देखा। फिर हमने इसका सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड देन डबल इंट्रोगेटिव देखा। तो ये पार्ट था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से। इससे पहले हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमारा नॉइस इन द एनवायरनमेंट के हवाले से जो हमारी एक्सरसाइज थी जी, जिसमें हमने सेंटेंसेस जो थे वो हम पढ़ रहे थे, वर्ड सेंटेंसेस, और उसमें कुछ पोर्शन हमारा जो था वो रिमेनिंग था। आज के लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करते हैं ताकि हम उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। लेट मी प्रिपेयर द बोर्ड फॉर दैट। मैं आपको तो आगे साथ साथ बता भी दूंगा। एक्सरसाइज है जी, ये यूनिट नंबर 11 की पेज नंबर 139 पे आपने नोट्स पे अपने आना है।
पेज नंबर 139, सॉरी 138 और 9 दोनों हैं। हमने डिस्टर्ब से इसको स्टार्ट करना है। जो वर्ड और सेंटेंसेस वाला पोर्शन है वहाँ से आप इसको देखना स्टार्ट करें। डिस्टर्ब, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू सो लेट एट नाइट। रात के इस वक्त आपको तंग करना, परेशान करने के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा सॉरी करता हूँ, अफसोस करता हूँ। इन्फोर्स, लागू करना, नाफिज करना। द पुलिस इन्फोर्स द लॉ बाय अरेस्टिंग लॉ ब्रेकर्स। पुलिस हमेशा कानून नाफिज करती है कानून तोड़ने वालों को गिरफ़्तार करके। एक्सपेडाइट, किसी भी काम को तेज़ी से करना, उसको जल्दबाजी में करना या स्पीडीली करना ताकि वो जल्द ख़त्म हो जाए। तो वी मस्ट टू मूव टू एक्सपेडाइट डेवलपमेंट, हमें तेज़ी से होने वाली तरक्की की जानिब बढ़ना चाहिए। एक्सपोज्ड, किसी भी चीज़ को ज़ाहिर करना, या एक्सपोज्ड लिखा हुआ है तो उसका मतलब है ज़ाहिर हुआ हुआ। अ पॉलिटिशियन एक्सपोज्ड, एक सियासतदान ने एक्सपोज कर दिया, ज़ाहिर कर दिया। अ प्लॉट, एक स्कीम, एक तरकीब। टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ख़त्म करने की, तख्ता उलटने की, गवर्नमेंट का, हुकूमत का तख्ता उलटने की एक स्कीम, एक प्लॉट जो था वो एक सियासतदान ने सबके सामने आके ज़ाहिर कर दिया, जिसको पोशीदा रहना चाहिए था। इसके बाद फटीग है जी, फटीग का मतलब होता है थकावट। द क्रैश वॉज कॉज्ड बाय मेंटल फटीग, ये जो क्रैश हुआ, ये जो हादसा हुआ, ये कार क्रैश भी हो सकता है, ये प्लेन क्रैश भी हो सकता है। ये जो हादसा हुआ ये मेंटल फटीग की वजह से हुआ, जहनी थकावट की वजह से हुआ। फिगर, किसी भी चीज़ के अदाद शुमार, रकम को भी कह सकते हैं, जिस्म और बॉडी को भी कहते हैं। यहाँ हम सेंटेंस में देखते हैं कि ये अपने किस मीनिंग के हवाले से यूज़ किया गया। द फिगर फॉर दैट प्रोजेक्ट इज़ $1 million। अदाद शुमार, जो रकम के अदाद शुमार हैं इस मंसूबे के हवाले से वो $1 million हैं, यानी कि वो कई लाख डॉलर्स बनती है। फ्रेम, ढांचे को भी कहते हैं, हालत को भी कहते हैं। तो शी इज़ इल बट शी इज़ इन गुड फ्रेम ऑफ माइंड टुडे, वो बीमार तो है लेकिन दिमागी तौर पे वो बहुत अच्छी हालत में है। गिवन राइज टू, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, उसको बढ़ा देना। दिस प्लान हैज़ गिवन राइज टू वेरियस प्रॉब्लम्स, इस मंसूबे ने बहुत सारे और मसाइल को बढ़ावा दिया या जन्म दिया। हार्मफुल, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, स्मोकिंग नुकसानदेह है जी सेहत के लिए। इमेंस, बहुत ज़्यादा। देयर इज़ एन इमेंस नॉइज़ पोल्यूशन इन लाहौर, लाहौर में बहुत ज़्यादा शोर की आलूदगी है। इंजोमनिया, इंजोमनिया का मतलब है नींद का कम आना। माई फादर्स इंजोमनिया गॉट क्योर्ड व्हेन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, मेरे वालिद का इंजोमनिया यानी कि नींद का कम आना, कम ख्वाबी जो थी उसका इलाज हो गया, उससे निजात हासिल होगी जब उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी। इंस्टेंस, मिसाल या वाक़यात को कहते हैं, वाक़े को कहते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स आई वुड लाइक टू लर्न, फॉर इंस्टेंस हाउ टू स्विम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सीखना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं तैराकी सीखूँ। इरिटेंट, तकलीफ़ पहुँचाने वाला, परेशानी पैदा करने वाला। लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स, निचली सतह पर परवाज़ करने वाले एयरक्राफ्ट्स या जहाज़। आर आ कॉन्स्टेंट इरिटेंट इन दिस एरिया, इस इलाके में मुसलसल परेशानी का बायस है। नॉइजेंस, अगेन परेशानी, घबराहट। डेंगी फीवर इज़ आ नॉइसेंस, डेंगी फीवर जो है, डेंगी बुखार जो है वो एक परेशानी है बनी हुई है, ये एक परेशानी का सबब है। पियर्सिंग, तेज़ चुभने वाली, आँखों को कानों को काट देने वाली। आई कुड हीयर देयर पियर्सिंग श्रीक्स, मैं उनकी तेज़ चुभने वाली, आँखों में, कानों में घुस जाने वाली चीखें सुन सकता हूँ। प्रोहिबिट, मना या मुमानियत करना। अ सिवियर स्टॉर्म, एक शदीद तूफ़ान ने, शदीद आंधी ने, प्रोहिबिटेड पीपल फ्राम गोइंग टू वर्क, लोगों को रोक दिया कि वो काम पर जा सकें, काम पर जाने से रोक दिया। रिकमेंडेड, तजवीज़ करना, सिफारिश करना, किसी को मशवरा देना। ही रिकमेंडेड हर फॉर द जॉब, उसने उसको इस जॉब के लिए तजवीज़ किया या इस काम के लिए उसने उसका मशवरा दिया। सीरियस, संजीदा। आई हैव अ सीरियस बिजनेस मैटर टू डिस्कस विद यू, मेरे पास बहुत ज़रूरी अशद बिज़नेस मैटर्स हैं, कारोबारी मामलात हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। सीरियसली, संजीदगी से या शदीद। शी इज़ सीरियसली इल, वो बहुत ही शदीद बीमार है। स्मूद, हमवार, क़याम। द ट्रेन केम टू अ स्मूद हॉल्ट, ट्रेन जो थी वो बहुत हमवार तरीके से, बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही सिल्की वे में क़याम कर गई, खड़ी हो गई, रुक गई। स्ट्रेस, किसी भी चीज़ पे दबाव डालना, परेशानी भी हो सकती है। द स्कूल बॉयज़ ले ग्रेट स्ट्रेस ऑन डिसिप्लिन, स्कूल के लड़के जो हैं वो स्ट्रेस के अपने डिसिप्लिन के ऊपर, जो नज़्म ज़ब्त है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं। स्ट्रिक्टली, सख्ती के साथ। स्मोकिंग इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तंबाकू नोशी सख्ती के साथ मना है, ममानियत है इसकी। टेम्पर, गुस्सा कह सकते हैं, बर्दाश्त भी कह सकते हैं। वी शुड नॉट लूज़ आर टेम्पर, हमें अपना गुस्सा या अपनी बर्दाश्त को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। यूटिलाइज़, बरूए कार लाना, इस्तेमाल में लेके आना। यू मस्ट यूटिलाइज़ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, आपको तमाम
दस्तियाब जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उनको बरूए कार लेकर आना चाहिए। इसके बाद जो स्पेलिंग पोर्शन है बच्चों वो आपने खुद से करना है, वो वहाँ पे लिखा हुआ है। आपने करेक्ट मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड जो है इसका बी पोर्शन वो हम देखते हैं। नॉइज़ एमिटिंग व्हीकल्स, एमिटिंग को अंडरलाइन किया गया विच मीन्स गिविंग, टेकिंग, रिएक्शन और कंट्रोलिंग। तो गिविंग शोर देती हुई, शोर पैदा करती हुई गाड़ियाँ। द वर्ड डिसरप्ट मीन्स, आगे डिसरप्ट के 4 मीनिंग लिखे हैं, जो आपको सूटेबल लगेगा वो हम सेलेक्ट करेंगे। लाइक मेक ईजी है, स्मूथ है, फैसिलिटेट है, डिस्टर्ब है, तो डिस्टर्ब इज़ द करेक्ट आंसर। द वर्ड एक्सपेडाइट मीन्स, अभी हमने पढ़ा था किसी भी काम को तेज़ी से करना, तो स्लो, डल, फास्ट एंड इम्प्रूव, तो फास्ट। इट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, सोर्स। पिल, पेन, टाइम मीन्स, सोर्स का मतलब होता है रीज़न, वजह या वसीला, तो मीन्स ज़राए। द वर्ड डेमोन्स्ट्रेट मीन्स डिक्टेट, शो, एक्सपेरिमेंट या टेस्ट, तो शो है यानी कि करके किसी चीज़ को दिखाने को डेमोन्स्ट्रेट कहते हैं। पीपल मस्ट डेवलप मोर अवेयरनेस अबाउट नॉइस पोल्यूशन, अवेयरनेस को अंडरलाइन किया गया जिस जुमले में रैशनलिज्म होता है अवेयरनेस, नॉलेज होता है, रियलाइजेशन होता है या रियलिटी होता है। तो रियलाइजेशन जो है और नॉलेज ये दोनों बहुत करीब तर हैं, इसका मतलब होता है शऊर या आगही या किसी को बाखबर करना, तो नॉलेज दोनों में सुपरसीड करता है, लिहाजा नॉलेज इसका जो है वो आंसर है। This has given rise to immense noise pollution, largely in the form of unwarranted honking by the drivers. Immense को अंडरलाइन किया गया बच्चों, small, huge, nothing, pathetic, तो huge जो है वो immense का मतलब है। इसके बाद the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed. Mushroom जो है इसका अंडरलाइन करना किया हुआ है और इसका मतलब है growing, तेज़ी से फैलता हुआ। It not only disturbs the general public but also affects construction workers by causing mental fatigue. Disturbs तो ये डिस्ट्रैक्ट्स हैं, घबराहट पैदा करना। दे ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एक्सेसिवली, एक्सेसिवली का मतलब है एक्सट्रीमली, शिद्दत के साथ, बहुत ज़्यादा। इट कैन कॉज डिप्रेशन एंड इंजोमनिया, इंजोमनिया के आगे 4 मीनिंग्स हैं, स्लीपलेसनेस, टायर्डनेस, फटीग एंड प्लेग, तो स्लीपलेसनेस जो है वो इसका मीनिंग होगा। इसके बाद आपने देखना जी लास्ट पोर्शन जो है, जो कि ग्रामेटिकली वे में हम इसको करते हैं फिक्स। यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, वेयर एवर का मतलब है जहाँ कहीं भी, तो बेसिकली ये क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके बाद जो जुमला ऐड किया गया है पहले जुमले में, क्लॉज बेसिकली कहते हैं अ सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस, और ये नॉर्मली कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ मिलके बनते हैं जो जॉइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं। और अगर उन जॉइनिंग वर्ड्स से मिलने के बाद एक जुमला प्रिंसिपल क्लॉज बन जाए, यानी कि वो लाजमी जुज़ बन जाए, और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज बन जाए जो कि उसके बगैर इनकम्प्लीट होता है, तो हम उसको कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ सीरियस इशू, सीरियस को अंडरलाइन किया गया विच इज़ एन एडजेक्टिव। अनमॉनिटर्ड यूज़ ऑफ ऑल दीज काइंड्स मेक्स देम पॉल्यूटेंट्स, तो अनमॉनिटर्ड जो है वो भी एडजेक्टिव है क्योंकि वो एक नाउन को डिफाइन कर रहा है। इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड इट कैन हैव सीरियस इफेक्ट्स, अगर इतना जुमला पढ़ें 3 जुमले, इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड, तो ये कंडीशनल क्लॉज है, अगर इसको बगैर रोक टोक के छोड़ दिया जाए, तो बच्चों ये याद रखें जहाँ पे भी अगर आ जाए, इफ़ आ जाए, तो वो क्या होगा, अनकंडीशनल, सॉरी कंडीशनल सेंटेंस। फॉर दिस पीपल नीड टू डेवलप, टू डेवलप इसका मतलब है कि ये इन्फिनेटिव है, जहाँ पे भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए वो फुल इन्फिनेटिव होता है, और जहाँ पे टू के बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए वो बेयर इन्फिनेटिव होता है, इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, विद नॉइज़ पोल्यूशन, फॉर नॉइज़ पोल्यूशन या बाय नॉइज़ पोल्यूशन, तो ये है बच्चों ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। यहाँ पे हमारे यूनिट नंबर 11 का जो रिमेनिंग एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेक्चर नंबर 63 में ये कंप्लीट होती है। और जो रिमेनिंग इसका पार्ट था, चूँकि हमने ये पहले अपने लेक्चर में हम नहीं कर पाए थे, तो रिमेनिंग पार्ट हमने करना था। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हम जो लेटर हमारे रह गए थे, बल्कि हाँ जी, लेटर जो हमारा रह गया था, लेटर नंबर 8, वो हम देख लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास इस लेक्चर में थोड़ा बाकी है, तो हम लेटर नंबर 8 को यहाँ पे कर लेते हैं। इसके लिए आपने अपने नोट्स पे पेज नंबर 169 खोलना है, लेटर नंबर 8 हम कर लेते हैं।
Write a letter to your friend inviting him to spend तो ख़त लिखना जी आपने राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अपने दोस्त को इनवाइटिंग हिम उसको दावत देनी है टू स्पेंड हिज हर हॉलीडेज़ विद यू कि वो अपनी छुट्टियां आपके साथ गुजारे. फॉर्मेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि व्हाट वुड बी द लेटर पैटर्न सो आई वुड स्टार्ट फ्रॉम रिसाइटिंग इट. एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC August 14th 2020. डियर फ्रेंड प्यारे दोस्त आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू मैं आपको याद दहानी करवाना चाहता हूँ ऑफ़ योर प्रॉमिस आपके वादे की विच यू डिड लास्ट ईयर जो आपने पिछले साल किया था दैट यू वुड स्पेंड कि आप गुजारेंगे स्प्रिंग हॉलीडेज़ अपनी बहार की छुट्टियाँ विद मी नेक्स्ट ईयर मेरे साथ अगले साल. तो प्यारे दोस्त मैं आपको आपके उस वादे की याद दहानी कराना चाहता हूँ जो आपने मेरे साथ पिछले साल किया था कि आप अपनी बहार की छुट्टियाँ अगले साल मेरे साथ गुजारेंगे. थोड़ा लेंथी सेंटेंस है इसलिए मैंने आपको पार्ट्स में इसको ट्रांसलेट कर दिया ताकि आपके लिए ईजी हो जाए. नाउ स्प्रिंग हॉलीडेज़ आर अप्रोचिंग अब जैसा कि बाहर की छुट्टियाँ आने वाली हैं आर अराउंड द कॉर्नर इट इज़ हाई टाइम फॉर यू टू फुलफिल योर प्रॉमिस. तो ये बेहतरीन वक्त है आपके लिए कि आप अपने वादे को पूरा करें वादे की तकमील करें. आई हैव चॉक्ड आउट का मतलब होता है प्लान्ड. मंसूबा साजी करना या मंसूबा बनाना. सो आई हैव चॉक्ड आउट मैं मंसूबा बना चुका हूँ माई प्रोग्राम हाउ टू स्पेंड दीज हॉलीडेज़ कि हमने ये छुट्टियाँ कैसे गुजारनी है. वी शेल विजिट आर कॉमन फ्रेंड्स हम अपने मुश्तरका दोस्तों को मिलने जाएंगे एंड इन्जॉय अ लॉन्ग ड्राइव और एक लंबी ड्राइव पर जाएंगे. आई हैव बॉट अ न्यू सुजुकी मेहरान रिसेंटली मैंने हाल ही में एक नई सुजुकी मेहरान गाड़ी परचेज़ की है ख़रीदी है. फर्दर मज़ीद ये कि आई हैव टोल्ड माई पेरेंट्स मैं अपने वालदैन को भी बता चुका हूँ अबाउट आर विज़िट टू नारान एंड कागान वैली कि नारान और कागान की वादी जो है वो हमने डिस्कस करनी है. फर्दर आई हैव टोल्ड माई पेरेंट्स अबाउट आर विज़िट टू नारान एंड कागान वैली ड्यूरिंग दीज डेज़. मज़ीद ये कि मैं अपने वालदैन से डिस्कस कर चुका हूँ नारान एंड कागान वैली के बारे में कि हम इन छुट्टियों के दौरान इनको विज़िट करने जाएंगे यानी कि इनकी सैर और तफरी करने जाएंगे. यू नो नारान एंड कागान आर हेल्थफुल हॉलीडे रिजॉर्ट्स आप जानते हैं कि नारान और कागान बहुत ही ज़्यादा सेहत अफ़ज़ा मुकामात हैं और लोग अक्सर छुट्टियाँ गुजारने में आ जाते हैं. दे विल प्रोवाइड अस फ्रेशनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी इनसे हमारे जिस्म और दिमाग को बहुत ज़्यादा ताजगी मिलेगी. सो इन्फॉर्म मी अबाउट द एग्जैक्ट डेट ऑफ़ योर अराइवल एज सुन एज पॉसिबल. बस मुझे इतला कर दीजिएगा अपनी रवानगी या अपनी आमद के बारे में जितनी जल्दी मुमकिन हो सके. आई विल रिसीव यू फ्राम सिटी स्टेशन ऑन द अपॉइंटेड डेट. तो जिस तारीख का आप कहेंगे उस मुकर्रर तारीख पर मैं आपको शहर के स्टेशन से आकर रिसीव कर लूँगा हासिल कर लूँगा. पे माई सलाम टू योर पेरेंट्स मेरा सलाम अपने वालदैन से कहिएगा. योर सिंसियरली XYZ. सो लेटर नंबर 8 जो है बच्चों वो आज हमने कंप्लीट किया. आज के लेक्चर में हमने पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के रिमेनिंग पार्ट को किया जो हमारा पिछले लेक्चर में रह गया था. उसके बाद फिर लेक्चर नंबर यूनिट नंबर 11 का जो रिमेनिंग एक्सरसाइज थी वो हमने की और लेटर नंबर 8 जो है वो हमने किया. ये लेक्चर आज का जो है वो यहाँ पे अपने इख्तिताम को पहुँचता है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.